अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिक कोड के हमने कल पढ़ चुके हैं, कुछ रह गए थे, उसी से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, कल हम पहुंचे थे डीजेनरेसी पे, कि हमने कहा था कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब ये है कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके कई कोडॉन्स हैं, यानी कई कोडॉन्स हैं जो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं बच्चों डीजेनरेसी। आपको एग्जांपल दिया था बच्चों मैंने प्रोलीन की, CCA, CCU, CCG, CCC फॉर एग्जांपल। ये 4 कोडॉन्स हैं, ठीक। ये चारों का चारों जो है एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, वो है प्रोलीन। प्रोलीन। All these 4 codons codes for a same amino acid, that is proline. तो एक अमाइनो एसिड के कई कोडॉन्स होने को हम डीजेनरेसी कहते हैं। और डीजेनरेसी की बुनियाद आपको बताया गया था कि वोबल हाइपोथेसिस से, ठीक, जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, एक्सप्लेन हुआ कि व्हाई देयर इज डीजेनरेसी इन जेनेटिक कोड। आपको मालूम है 64 कोडॉन्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं। तो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 20 कोडॉन काफी था, लेकिन 64 कोडॉन्स हैं। 64 में से 3 तो नॉनसेंस कोडॉन है, टर्मिनेशन कोडॉन। बाकी जो 61 कोडॉन्स है वो अमाइनो एसिड्स को कोड करता है, ठीक। तो अमाइनो एसिड्स की नंबर से कोडॉन्स की नंबर ज्यादा है। ये इसलिए है क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके कई कोडॉन्स हैं। आपको बताया गया था कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिसके 6 कोडॉन्स हैं, ठीक। जैसे सेरीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन की आपको एग्जांपल दिया था, उनकी 6 कोडॉन्स हैं। 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं बच्चों जिसके एक ही कोडॉन है, ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन, आपको एग्जांपल भी दिया था। तो यहां पर आज बताना ये मकसूद है बच्चों कि वो कोडॉन्स जिनका सेम मतलब है, CCA, CCU, CCG, CCC, ऑल हैव सेम सेंस, सेम मतलब है, और उनका मतलब है प्रोलीन। ऑल कोड्स फॉर प्रोलीन। तो सेम मतलब वाली, सेम मीनिंग वाली, सेम सेंस वाली इन कोडॉन्स को हम कहते हैं बच्चों साइनोनिमस कोडॉन्स। साइनोनिमस कोडॉन्स। कोडॉन्स आपको पता है, एंटोनियम, साइनोनियम आपने पढ़ी है इंग्लिश में। एंटोनियम अपोजिट, साइनोनियम सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को कहते हैं। तो ये साइनोनिमस कोडॉन्स इसलिए कहते हैं इनको, इनके सेम मतलब है, ठीक है बच्चों। ओके, ये समझ गया आप। अच्छा, अमाइनो एसिड्स को, यानी ये मान लो mRNA में बेस की सीक्वेंस है, कोडॉन्स है mRNA में, फॉर एग्जांपल 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक। तो इन कोडॉन्स को रीड करने के लिए आता है tRNA। अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आपको कल बताया भी गया था। तो tRNA का एक रीजन है बच्चों, उसको हम कहते हैं एंटी कोडॉन रीजन। तो एंटी कोडॉन में इन कोडॉन्स की अपोजिट बेसिस होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती है। वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जिनको एंटी कोडॉन कहते हैं, ये इन कोडॉन्स को रीड करता है। जब रीडिंग करता है तो इनके दरमियान बेस पेयरिंग हो जाती है। tRNA की एंटी कोडॉन और मिसाल यहां GGU, ये एंटी कोडॉन है tRNA का, फॉर एग्जांपल दिस इज tRNA। ये एंटी कोडॉन जो है इस कोडॉन को रीड कर रहा है। तो इस tRNA के साथ अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे? प्रोलीन। इसके साथ भी प्रोलीन। इस कोडॉन को रीड करने वाली एक और tRNA आएगा, दूसरा tRNA, जिसके एंटी कोडॉन इससे मुख्तलिफ होंगे, GGA होंगे उसमें। इसको रीड करने वाला तीसरा tRNA आएगा, उसमें भी अमाइनो एसिड वही होंगे, प्रोलीन, लेकिन उसके एंटी कोडॉन में बेस की सीक्वेंस अलग होंगे, जैसे GGC होंगे उसमें। इसको रीड करने वाली tRNA अलग होंगे इन तीनों से, 4 अलग tRNA। इसको रीड करने वाले tRNA की एंटी कोडॉन में बेस की सीक्वेंस क्या होगी? GGG होंगे, लेकिन उसके साथ भी अमाइनो एसिड प्रोलीन ही होगा। तो सेम अमाइनो एसिड को लाने वाली tRNA molecules that accepts same amino acid, उन tRNA को कहते हैं बच्चों आइसो एक्सेप्टिंग tRNA। ये दूसरी टर्म आपको बता रहा हूं, आइसो एक्सेप्टिंग
आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए, वो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैं दैट एक्सेप्ट्स सेम काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे प्रोलीन को एक्सेप्ट करने वाली, यहां एग्जांपल आपको 4 दिया तो 4 अलग टीआरएनए होंगे, तो 4 टीआरएनए मॉलिक्यूल्स दैट एक्सेप्ट्स सेम अमाइनो एसिड प्रोलीन आर कॉल्ड आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। आइसो मीन सेम अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने वाली टीआरएनए। तो ये सिनोनिमस कोडॉन्स और आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए रिलेटेड टर्म्स थे जो डिजेनरेसी से रिलेटेड था, ये आपको बताना जरूरी था बच्चों, समझ गए आप? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट characteristic of genetic code is that genetic code is almost universal. Genetic code is almost universal. Genetic code is almost, ये almost याद रखना आप, almost universal. अगर ये कहते हैं कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, टोटल यूनिवर्सल, तो इसका मतलब ये था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम कोडॉन सेम अमाइनो एसिड को कोड करता हो, या सेम कोडॉन की सेम मतलब हो, स्टॉप कोडॉन का काम करे। ठीक, वो कोडॉन जिससे एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड स्पेसिफाई होती है, वही कोडॉन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता, तब हम कह सकते थे कि जेनेटिक कोड इज टोटली यूनिवर्सल। लेकिन यहां टोटल नहीं है बच्चों, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। इसका मतलब ये है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यहां ऑलमोस्ट है तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉट इन ऑल, इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम कोडॉन हैव सेम मीनिंग। ठीक है, कुछ मीनिंगलेस है तो सभी में मीनिंगलेस, जैसे नॉनसेंस कोडॉन्स के सभी में नॉनसेंस का काम करता है, किसी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो टर्मिनेशन कोडॉन है। ठीक, तो जिस कोडॉन से जो अमाइनो एसिड बनता है वही कोडॉन वही अमाइनो एसिड कोड करेगा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने डीएनए है, बैक्टीरिया की तरह सर्कुलर डीएनए है। ठीक, वहां ट्रांसक्राइब भी होती है, ट्रांसलेट भी होती है, तो वहां पर भी जेनेटिक कोड की जरूरत है। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोडॉन है, एक है यूजीए, एक कोडॉन है यूजीए। आपको पता है यूजीए इज अ टर्मिनेशन कोडॉन। नॉर्मली बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये यूजीए इज अ नॉनसेंस कोडॉन, इट कोड्स फॉर नथिंग, इट्स अ टर्मिनेशन कोडॉन। लेकिन बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में ये यूजीए कोड करता है ट्रिप्टोफैन को, ये कोड करता है। ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ठीक, यूजीए। उस तरह से बैक्टीरिया में एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूं। माइकोप्लाज्मा में, ये कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। माइकोप्लाज्मा में यही यूजीए जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये टर्मिनेशन कोडॉन है यूजीए, लेकिन माइकोप्लाज्मा में ये अगेन इट कोड्स फॉर ट्रिप्टोफैन, ये भी ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। उसी तरह से एक प्रोटोजोन है, आपको पता है, इसका नाम है पैरामेशियम। टेट्राहाइमिना भी एक प्रोटोजोन है, उसमें भी, और एक है ये पैरामेशियम प्रोटोजोन है, पैरामेशियम एक प्रोटोजोन है। उसमें क्या होता है, बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये यूएए कोड्स फॉर नथिंग, इट्स अ टर्मिनेशन कोडॉन। अगेन यूएए टर्मिनेशन कोडॉन है बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन पैरामेशियम में ये कोड करता है एक अमाइनो एसिड को। नहीं, ये बाकी की तरह नहीं रहा। अगर बाकी की तरह यहां भी टर्मिनेशन कोडॉन रहता तो हम यूनिवर्सल कहते। तो इसका मतलब हो गया जेनेटिक कोड जो है टोटली यूनिवर्सल नहीं है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस इन सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन सर्टेन ऑर्गेनल्स दीज कोडॉन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक, जैसे यहां एग्जांपल दिया।
तो इससे कहते हैं बच्चों जेनेटिक कोड जो है ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनका सेम मतलब है, टर्मिनेशन कोडन का काम करता है, ठीक है, बाकी कोडॉन्स अपना काम करता है, सेम टू सेम मीनिंग है। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें ये डिविएट करता है उस चीज से, इसलिए हम कहते हैं कि जेनेटिक कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, नॉट टोटल यूनिवर्सल। ठीक है बच्चों, यहां पर जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम खत्म करते हैं, आगे और नहीं बताते। ठीक है बच्चों, हम मूव करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है बच्चों आज आरएनए। आरएनए, तो आरएनए की फुल फॉर्म आपको पता है, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, ये डीएनए से कई तरीके से डिफरेंट है। एक तो ये कि आरएनए में जो जिसकी वजह से इसको नाम है, इसमें शुगर जो पेंटोस है वो राइबोज शुगर है। आरएनए है राइबोज शुगर, आपको मालूम है 2 प्राइम जो कार्बन नंबर 2 पे पेंटोस शुगर की यहां पर OH ग्रुप है, वहां पर O है, इसलिए इसको हम कहते हैं राइबोज शुगर। इसी की वजह से इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम पड़ा है। इसी के साथ साथ नाइट्रोजनस बेस में भी ये फर्क है डीएनए से। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो है बच्चों एडेनिन है, इसमें ग्वानिन, इसमें है साइटोसिन एंड यूरासिल। AGC ये कॉमन बेसिस है डीएनए और आरएनए में, लेकिन यूरासिल इज स्पेसिफिक टू आरएनए। और आपको पता है डीएनए में कौन सा बेस स्पेसिफिक है, थायमीन। ओके, बहुत अच्छा, शाबाश। तो राइबोज शुगर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल ये बेसिस है। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर में भी फर्क है बच्चों कि आरएनए जो है वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड है। मोस्टली, यहां अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके एक ही स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। तो मोस्टली आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चों, जब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आपस में क्लोज आ जाती हैं तो वहां बेस पेयरिंग हो जाती है, तो वहां सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, वहां डबल स्ट्रैंड बनती है। एक एग्जांपल आपने देखा है ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन के दौरान, जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन आपको बताया गया था, वहां हेयर पिन लूप बनता था। वो हेयर पिन लूप में क्या होता था कि जो बनने वाला आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है उसके एंड पर जो जीसी रिच रीजन है, ठीक है, इन्वर्टेड रिपीट्स है, उनका आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बनता था, डबल स्ट्रैंड बनते थे। आपको पता है, थोड़ा सा बता दूं, इस तरह से हेयर पिन लूप बना था। तो यहां पर बने थे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस, इसको हम हेयर पिन लूप कहते हैं। तो ये बच्चों डबल स्ट्रैंड बन गया। ये आरएनए में डबल स्ट्रैंड भी बन सकता है, ठीक है। आरएनए कैन फॉर्म डबल स्ट्रैंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर व्हेनेवर द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कम टुगेदर, ठीक है। वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। टीआरएनए में बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं, आगे इस पर बात हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन समटाइम्स इट आल्सो फॉर्म्स डबल स्ट्रैंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे आरएनए वर्ल्ड की, ठीक है, जिसको आपको वादा किया था मैंने कि मैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में आपको हल्का सा एक ब्रीफिंग दूंगा। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए 2 प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये कि स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसा मॉलिक्यूल उनमें हो जो स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इट्स ट्रांसमिशन। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। एक तो एक मॉलिक्यूल उनमें हो जो स्टोर हाउस हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट भी हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रोसेस भी होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। Chemical transformation, in other words, we can say biochemical reactions that occurs in the cell of a living organism, in the body of a living organism.
वो सब होता है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस या केमिकल रिएक्शंस भी आप कह सकते हो, बायोकेमिकल रिएक्शंस मोर अप्रोप्रिएटली, बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये चीजें होना जरूरी है। जब ये दोनों हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि साइंटिफिक कम्युनिटी में, ठीक है, ये बात सब में ये बिलीफ थी कि जो स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे जो ट्रांसमिट होती है उसके लिए जो मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल है वो उन्होंने बताया था बच्चों, वो डीएनए है। डीएनए इज दैट मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉम दिस डीएनए दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड्स। ये ट्रांसमिशन है ये इसी से होती है, डीएनए से। तो ये मॉलिक्यूल डीएनए है, सबका एक बिलीफ था। दूसरा, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या बायोकेमिकल जो रिएक्शंस है उसके लिए जो मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल है वो बिलीफ था बच्चों सबका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, पता भी चल गया था। तो एंजाइम्स जो बायोकैटलिस्ट कहलाता है, जो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है, वो है प्रोटीन। इनके बगैर ये नहीं हो सकता। तो प्रोटीन्स और डीएनए पे सबका ध्यान था, लेकिन डीएनए को जेनेटिक मटेरियल स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोटीन्स को बायोकैटलिस्ट मानकर एक और डायलेमा खड़ा होता है, एक प्रॉब्लम एक ऐसा खड़ा होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट के दिमाग में ये सवाल आ गया कि चलो मान लेते हैं ये दोनों है, लेकिन एवोल्यूशन के दौरान साइंस ये मानता है बच्चों कि जो अभी जो वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे है, ये सब इवॉल्व हुआ है जमाने के हिसाब से। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द प्रीवियस वंस। तो इनका जनरेशन स्टार्ट होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल से शुरू होती है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो एवोल्यूशन के दौरान एट द बिगिनिंग ऑफ एवोल्यूशन में, अर्ली स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में इन दो मॉलिक्यूल्स में से डीएनए या प्रोटीन, इन दोनों में से पहला कौन आ गया? विच ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स, डीएनए और प्रोटीन्स, केम फर्स्ट? तो किसी ने कहा मिसाल डीएनए पहले आया, डीएनए से प्रोटीन आ गई, ये एक बिलीफ था, डीएनए से प्रोटीन आ गया। अगर ये माने कि डीएनए से प्रोटीन आ गया, तो डीएनए से प्रोटीन आते समय दो प्रोसेस होती है आपको, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो दोनों में क्या जरूरत पड़ता है? एंजाइम की जरूरत पड़ता है। तो एंजाइम तो आप मान रहे हो प्रोटीन को, तो प्रोटीन एंजाइम का काम करेगा। तो अगर डीएनए से प्रोटीन बना है और एंजाइम एंजाइम का काम प्रोटीन ने की है, इसका मतलब प्रोटीन पहले था डीएनए से, ठीक। तो यहां पर ये गड़बड़ हो गया। फिर कुछ कहें मिसाल प्रोटीन से डीएनए आया है, प्रोटीन से डीएनए है, इसमें भी बात समझ में नहीं आया, तो ये एक पैराडॉक्स बन गया। इट बिकेम्स अ पैराडॉक्स व्हिच केम फर्स्ट, जस्ट लाइक ए पैराडॉक्स जो कॉमनली यूज होती है चिकन और एग, कि मुर्गे पहले आया कि अंडे पहले आया, ये भी एक पैराडॉक्स समझते हैं। उस तरह से ये भी पैराडॉक्स बन गया, डीएनए पहले आया कि प्रोटीन पहले आया। डीएनए के लिए प्रोटीन चाहिए, ठीक, और प्रोटीन के लिए डीएनए चाहिए, क्योंकि प्रोटीन कहां से आएंगे? प्रोटीन आएंगे डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन होकर। तो यहां बात समझ में नहीं आया, डायलेमा में पड़ गया। तो इस पैराडॉक्स को हल हुआ, ये पैराडॉक्स हल हुआ बच्चों, ये पैराडॉक्स आखिरकार एंड हुआ 1981 में। दिस पैराडॉक्स दैट व्हिच केम फर्स्ट, डीएनए और प्रोटीन, came to an end in 1981 when a scientist namely Thomas Sachs, या थॉमस सेक कहेंगे आप, जो भी इस तरह से प्रोनाउंस करेगा, थॉमस सेक, CECH, थॉमस सेक, इन्होंने डिस्कवर किया एक एंजाइम, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट एंजाइम डिस्कवर किया, और वो भी आरएनए एंजाइम था। आरएनए, वो आरएनए जो एंजाइम का काम करता हो उसको कहते हैं बच्चों राइबोजाइम। राइबोजाइम यानी कैटालिटिक आरएनए आप उसको कह सकते हैं, वो आरएनए जो कैटालिसिस कर सकते हैं, जो एंजाइम का काम कर सकते हैं। कैटालिटिक आरएनए की डिस्कवरी हो गई थॉमस सेच की मदद से। इसने ये डिस्कवर किया फ्रॉम
ए प्रोटोजोन टेट्राहाइमिना, जो टेट्राहाइमिना नाम का एक प्रोटोजोन है उससे डिस्कवर हुआ कैटालिटिक आरएनए, जिसको कहते हैं राइबोसोम। बस यहां से ये मसला हो गया। फिर मानने लगे सब कि डीएनए और प्रोटीन से पहले एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता था जो एंजाइम का भी काम करता था और जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता था, एंड दैट मॉलिक्यूल वाज आरएनए। तो कहते हैं कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान कई जमाने तक आरएनए की जो है बोलबाला रही। ठीक है, आरएनए एंजाइम का भी काम कर रहा था, आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर रहा था। तो उस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन को बच्चों आरएनए वॉल कहा जाता है। आरएनए वॉल इज दैट स्टेज ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच आरएनए एक्ट्स बोथ एज एंजाइम एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल। समझ गया आप बच्चों? ये हल्का सा ब्रीफिंग आपको आरएनए वॉल के बारे में थी। अब हम बच्चों करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए की टाइप्स, टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की मेनली दो टाइप कर सकते हैं। एक तरह है बच्चों हम कहते हैं उसको जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए वो आरएनए है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जैसे आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, फॉर एग्जांपल TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV एंड मोस्ट अदर प्लांट वायरसेस। बहुत सारे प्लांट वायरसेस में जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है आरएनए। तो वो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है उसको हम कहते हैं जेनेटिक आरएनए। एंड देयर आर सम अदर आरएनए मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसके और भी अलग फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है बच्चों? ये आरएनए मॉलिक्यूल जो हैं ये इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, और जो जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता उन आरएनए को हम नॉन जेनेटिक आरएनए कहते हैं। उसके मेन 3 टाइप्स आज हम करने वाले हैं। एक है बच्चों मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट में हम mRNA से लिखते हैं, मैसेंजर आरएनए। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम शॉर्ट में tRNA कहते हैं, लिखते हैं। और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, rRNA। तो ये 3 किस्म के आरएनए ऐसे हैं जो जेनेटिक मटेरियल का काम तो नहीं करता, लेकिन इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट है प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन आरएनए मॉलिक्यूल्स को हम नॉन जेनेटिक आरएनए कहते हैं बच्चों। अब हम इन पर जाएंगे, इन पर फोकस करेंगे, mRNA, tRNA और राइबोसोमल आरएनए पर। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम इन नॉन जेनेटिक आरएनए में से एक पर हम आज बात करेंगे, बाकी 2 पर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ये सही निकलता भी नहीं। तो सबसे पहला बात करते हैं हम मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट में उसको mRNA कहते हैं। तो सेल में जितने भी आरएनए हैं बच्चों, सबसे कम परसेंटेज इसी आरएनए की, mRNA, इसकी परसेंटेज है 5 to 10% ऑफ सेलुलर आरएनए आर मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए वो आरएनए है बच्चों जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कोडेड फॉर्म में थी कॉपी होकर आ गया है डीएनए से। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स जो कॉपी होकर आ गया है डीएनए से, जिस आरएनए में आ गया है वो आरएनए है बच्चों मैसेंजर आरएनए। क्योंकि इसमें जेनेटिक मैसेज है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तभी इसका नाम मैसेंजर आरएनए है। तो एक जनरल स्ट्रक्चर में बनाऊंगा मैसेंजर आरएनए की। तो ये बच्चों मैसेंजर आरएनए, इसकी 5 प्राइम, इसकी 3 प्राइम। ठीक है बच्चों? तो मैसेंजर आरएनए की मेनली ये 3 रीजन्स आपको दिखाता हूं। एक रीजन है बच्चों, इसको कहता हूं प्रोटीन कोडिंग रीजन्स। ये प्रोटीन कोडिंग रीजन, प्रोटीन कोडिंग रीजन या प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस भी आप कह सकते हो। इसमें वो इंफॉर्मेशन है, इसमें वो कोड्स है जो ट्रांसलेट होकर, डिकोड होकर अमाइनो एसिड के फॉर्म में आएंगे और अमाइनो एसिड जुड़ जुड़कर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं इसको प्रोटीन कोडिंग रीजन।
और इस प्रोटीन कोडिंग रीजन की शुरुआत होती है बच्चों इनिशिएशन कोडॉन से। इनिशिएशन कोडॉन से इसकी शुरुआत होती है। जो यूजुअल इनिशिएशन कोडॉन है आमतौर पर वो है AUG से स्टार्ट होती है, और एंड होता है प्रोटीन कोडिंग रीजन का बच्चों टर्मिनेशन कोडॉन से। और टर्मिनेशन कोडॉन आपको पता है 3 है। टर्मिनेशन कोडॉन से एंड होती है, टर्मिनेशन कोडॉन 3 है, UAA, UAG एंड UGA। फिर यहां से स्टार्ट होती है AUG से, रीडिंग फ्रेम यहां से शुरू होती है, यहां से रीड होते हुए आगे टर्मिनेशन कोडॉन पे एंड हो जाती है। इस तब तक एक प्रोटीन या एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना होता है राइबोसोम की मदद से। हम आगे बात करने वाले हैं। तो इस कोडिंग रीजन के 3 प्राइम साइड में जो सीक्वेंस है बच्चों आरएनए की, ठीक, उसको वो ट्रांसलेट नहीं होता, उससे कोई प्रोटीन नहीं बनता, इसलिए उनको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो ट्रांसलेट नहीं होता। क्योंकि 3 प्राइम साइड में तो इसको हम कहते हैं 3 प्राइम UTR। सेम UTR जो है इस 5 प्राइम वाले साइड में भी होती है। ये 5 प्राइम UTR, इनसे कोई प्रोटीन नहीं बनता, इनमें कोई कोड नहीं होता, 5 प्राइम UTR। लेकिन बच्चों यहां ये बात कहना जरूरी है कि प्रोकैरियोट्स में इन प्रोकैरियोट में इस 5 प्राइम UTR में एक खास कॉन्सेंसस सीक्वेंस होती है, खास सीक्वेंस होती है जिसको हम शाइन दालगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। ये आप याद रखना, शाइन दालगार्नो सीक्वेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। शाइन दालगार्नो सीक्वेंस के नाम से कॉन्सेंसस सीक्वेंस है। कहां? 5 प्राइम UTR में, प्रोकैरियोटिक mRNA में। और ये शाइन दालगार्नो सीक्वेंस हेल्प करता है बच्चों इस 5 प्राइम साइड पे राइबोसोम की बाइंडिंग में, हेल्प इन राइबोसोम बाइंडिंग वाइल ट्रांसलेशन। राइबोसोम बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, इस पे हम कल और बात करने वाले हैं। राइबोसोम बाइंडिंग में हेल्प करता है ये शाइन दालगार्नो सीक्वेंस। इसकी वजह से पता चल जाता है राइबोसोम की मुझे यहां बाइंड होनी है और यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन इन यूकैरियोटिक mRNA देयर इज नो सच काइंड ऑफ शाइन दालगार्नो सीक्वेंस। वहां पर क्या है, वहां पर राइबोसोम को फिर कैसे पता चलेगा जब इस किस्म के कोई सीक्वेंस नहीं है। तो बच्चों आपको बताया गया था कि यूकैरियोटिक mRNA में 5 प्राइम पर कैपिंग होती है। कैपिंग किसकी? एक मॉडिफाइड बेस की, वो है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होती है, मॉडिफाइड 7 मिथाइल गुआनोसिन, जिसको हम कैपिंग कहते हैं। यूकैरियोटिक प्रोसेस mRNA की प्रोसेसिंग के दौरान आपको बताया गया था। यही मॉडिफाइड बेस जो है हेल्प करती है राइबोसोम की बाइंडिंग में यूकैरियोटिक mRNA की 5 प्राइम साइड पर, ताकि वहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो। ठीक है बच्चों, और ये है mRNA की स्ट्रक्चर। तो बाकी जो RNA मॉलिक्यूल्स है इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए